प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार की धारणा किसे कहते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं, परंतु व्यवहार में उपभोक्ता शब्द जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्तियों की समूह के लिए या हम ये कहें परिवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता बहुत विचारवान होता है, वो अपनी सीमित आय को, क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित होती है, वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो उपभोक्ता के व्यवहार से क्या अभिप्राय हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कि उपभोक्ता के व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करता है कि अपनी सीमित आय किस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। कि उपभोक्ता के व्यवहार का अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी जो सीमित आय है उसको कैसे खर्च करे कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी हो सकें, उससे उसको अधिकतम, अर्थात हम ये कहें कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस धारणा को हम उपभोक्ता के व्यवहार की धारणा कहते हैं। और उपभोक्ता सदैव संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, वो सदैव संतुलन में रहना चाहता है। तो अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन से क्या अभिप्राय है, कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपने व्यवहार को, अपना जो वर्तमान व्यवहार है उससे वो संतुष्ट है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। कि उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वो अपने वर्तमान व्यवहार से, जो एट प्रेजेंट उसका जो व्यवहार है, एट प्रेजेंट जो वस्तुएं वो खरीद रहा है, इसमें जितना वो खर्च कर रहा है, उस व्यवहार से, अपने मानवीय व्यवहार से वो संतुष्ट है। वो ना तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहता है, यानी अर्थात कहने का भाव यह है कि वो अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। अगर उपभोक्ता अपने वर्तमान परिस्थितियों में अपना जो व्यवहार है इसको सबसे अच्छा मानता है और उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन वो नहीं करना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। आगे हमारा टॉपिक है बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, कॉम्बिनेशंस को व्यक्त करती है, जिससे उपभोक्ता दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है, जिसको प्राप्त कर सकता है। यानी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिससे उपभोक्ता की आय भी निश्चित है, उपभोक्ता की आय भी दी हुई है। दी हुई का मतलब क्या है, उपभोक्ता की आय निश्चित है और जो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं लिखा हुआ है, इसका मतलब भी है कि दोनों वस्तुओं की कीमतें भी निश्चित हैं। तो वो उस वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को प्राप्त कर सकता है। ये बजट रेखा है, प्राइस लाइन भी कह देते हैं इसको, बजट रेखा भी कह देते हैं। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, आपके बात क्लियर हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 60 रुपये है, कि उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं, 60 रुपये हैं। वो दो वस्तुओं पर खर्च करता है, सेब और संतरा। सेब और संतरों पर वो इन 60 रुपये को खर्च करना चाहता है।
दोनों वस्तुओं की कीमतें हमें दी हुई है। सेब की कीमत 2 रुपये प्रति सेब है, संतरे की कीमत 1 रुपया प्रति संतरा है। समझ रहे होंगे आप। जो ऊपर कीमत रेखा में 2 बातें मैंने बताई थी आपको कि उपभोक्ता दी हुई आय, कि उपभोक्ता की आय दी हुई है, स्थिर है, मान ली गई है कि 60 रुपये है। दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई हैं कि सेब की कीमत 2 रुपये प्रति सेब है, संतरे की कीमत 1 रुपया प्रति संतरा है। तो ये कम्बिनेशन बनेंगे, ये कम्बिनेशन ए, ये कम्बिनेशन बी, ये कम्बिनेशन सी और ये कम्बिनेशन डी। ए कम्बिनेशन में क्या है कि हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता अपनी सारी आय संतरों पर खर्च करता है, सेब के ऊपर वो कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है, कोई आय खर्च नहीं कर रहा है। तो जब संतरा 1 रुपये का एक है तो 60 रुपये में कितने संतरे आएंगे, आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब वो 60 संतरे खरीद सकता है। जब वो अपनी सारी आय अर्थात 60 रुपये संतरों पर खर्च करेगा तो सेबों का उपभोग 0 होगा। दूसरा, अगर उपभोक्ता सेब का उपभोग बढ़ाना चाहता है, सेब खाना चाहता है, सेब लेना चाहता है, अब मान लिया कि वो 10 सेब ले रहा है, तो अब संतरे कितने लेगा वो, 40 संतरे मिलेंगे, क्योंकि 10 रुपये 2 रुपये का एक सेब है, 10 सेब उसने ले लिए तो 20 रुपये उसके खर्च हो गए, रुपये कितने बच गए, 40। 1 रुपये का संतरा है तो कितने संतरे आएंगे, 40। यानी दूसरा कम्बिनेशन है कि वो 10 सेब ले सकता है और 40 संतरे ले सकता है। एक कम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि वो सेब एक भी ना ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 संतरे ले सकता है। अगर वो सेब भी लेना चाहता है तो 10 सेब लेगा तो उसको संतरे 40 लेने पड़ेंगे। जब वो सेबों का उपभोग बढ़ाना चाहता है, सेब 20 लेना चाहता है, सेब 20 ले सकता है लेकिन संतरे कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि 20 सेब लेता है तो 2 रुपये का एक सेब है, 40 रुपये तो उसके सेबों पर खर्च हो जाएंगे, 20 रुपये बचेंगे तो 20 रुपये में 20 संतरे आएंगे। तीसरा है कि वो सारी आय सेबों पर खर्च कर दे। 60 रुपये उसकी आय है, मान लिया हमने 60 रुपये, तो कितने संतरे सेब आएंगे, 30 सेब खरीदेगा तो संतरों का उपभोग 0 होगा। तो ये 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं। एक कम्बिनेशन ए है जिसमें सारी आय संतरों पर खर्च करता है तो 60 संतरे खरीद सकता है। दूसरा बी कम्बिनेशन है जिस पर वो 10 सेब खरीद सकता है, 40 संतरे खरीद सकता है। तीसरा कम्बिनेशन सी है जिसके ऊपर वो 20 सेब और 20 संतरे खरीद सकता है। चौथा कम्बिनेशन डी है जिस पर वो 30 सेब खरीद सकता है लेकिन संतरों का उपभोग 0 होगा। इसी चीज़ को हम अब रेखा चित्र में व्यक्त करते हैं। ये वाई एक्सिस है जिसके ऊपर संतरे लिए गए हैं, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर सेब लिए गए हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन क्या है कि सेब 0 संतरे 60। पहला कॉम्बिनेशन तो सेब 0 संतरे 60, ए कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन 10 सेब 40 संतरे। 10 सेब कितने हैं, 10, 40 संतरे। दूसरा ये कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 20 सेब 20 संतरे। 20 सेब और 20 संतरे। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, 30 सेब 0 संतरे। संतरे 0, सेब 30। तो ये आप ये मैंने ये आपके, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए, ए बी सी। इनको हम सभी को मिला देंगे तो ये जो रेखा बन रही है इस रेखा को हम बजट रेखा कहते हैं। ये प्राइस लाइन है, बजट रेखा है, कीमत रेखा है। ये क्या बता रही है, ये विभिन्न कॉम्बिनेशन, इस रेखा के ऊपर विभिन्न कॉम्बिनेशन है कि ये कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर उपभोक्ता 60 संतरे खरीद रहा है, 0 सेब खरीद रहा है। यानी इस रेखा के ऊपर लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
जो बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं, संतरे और सेब, एक्स और वाई भी कह सकते हैं हम, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिसे उपभोक्ता दी हुई आय और दी हुई दोनों वस्तुओं की कीमतों से प्राप्त कर सकता है। इसको हम बजट रेखा कहते हैं। दूसरी एक और बात है इसके अंदर, इस रेखा के ऊपर, इस बजट रेखा के ऊपर या इसके नीचे जो भी कम्बिनेशन होंगे, जो इसकी रेखा के ऊपर या इसके अंदर, तो उन कम्बिनेशंस को हम फिजिबल कम्बिनेशंस कहेंगे, प्राप्य संयोग कहेंगे, कि इन संयोगों को प्राप्त किया जा सकता है। और इस रेखा से बाहर जो भी कम्बिनेशन होगा उसको नॉन फिजिबल, अप्राप्य, बिना प्राप्त होने वाला कम्बिनेशन कहा जा सकता है। अगर मैं एक ये कहूँ कि ये कम्बिनेशन है, तो ये कम्बिनेशन जो है, ये कम्बिनेशन क्या बता रहा है कि 30 संतरे और 25 सेब, ये कम्बिनेशन क्या बता रहा है कि उपभोक्ता 30 संतरे खरीद रहा है और 25 सेब खरीद रहा है। 25 सेब खरीद रहा है, इसका मतलब यही है। तो यानी 30 संतरे के कितने रुपए हो गए? 30 रुपये। और 25 सेब के कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। यानी इस कम्बिनेशन को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास 80 रुपये होने चाहिए, लेकिन उपभोक्ता के पास कितने पैसे हैं? उपभोक्ता की आय कितनी है? 60 रुपये। तो 60 रुपये तो वो इस कम्बिनेशन को प्राप्त, इस संयोग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस रेखा से बाहर जो भी कम्बिनेशन होंगे, जो भी संयोग होंगे, उन संयोगों को हम अप्राप्य संयोग कहते हैं, कि इन संयोगों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बजट रेखा के ऊपर या इसके अंदर जो भी कम्बिनेशन होगा, उस कम्बिनेशन को हम प्राप्य संयोग कहते हैं, प्राप्त होने वाला संयोग कहते हैं। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इसको पढ़ करके अपनी फेयर नोटबुक में आपने इसको नोट करना है। धन्यवाद।